कंप्यूटर प्लानर का बुक देख रहे थे, वाईसीटी बुक है। तो उसमें वेब ब्राउज़र वाला टॉपिक चल रहा था। गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउज़र प्रारंभ किया गया। यह है क्रोम। गूगल कंपनी द्वारा 2008 के सितंबर माह में एक नया ब्राउज़र क्रोम प्रारंभ किया गया। यह फ्रीवेयर ब्राउज़र है जो विंडोज़, लिनक्स, मैक 0.5, एंड्रॉयड और iOS पर कार्य करता है, जबकि फायरफॉक्स 1 का प्रारंभ 2004 में हुआ था। iOS इंटरनेट एक्सप्लोरर 2 की शुरुआत 1995 में हुआ था। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? क्रोम को गूगल को क्रोम ने विकसित किया था। वेब ब्राउज़र था गूगल क्रोम है वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। देखिए, गूगल तो सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम जो है ये वेब ब्राउज़र है। ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए। ब्राउज़र का प्रयोग तकनीकी लोगों के लिए किया जाता है। यह केवल वेब पेज ही नहीं दिखाता, बल्कि इसकी सहायता से हम फाइल को डाउनलोड एवं अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज़र फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का भी सुविधा उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो फ्लिपकार्ट नहीं है, ये तो ये याहू है, इसमें सर्च इंजन बिंग है और गिब्लास्ट है। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। याहू, बिंग, गूगल, आर्कुट, गीगा ब्लास्ट आदि लोकप्रिय सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन कौन कौन से हैं? याहू, बिंग, गूगल, आर्कुट, गीगा ब्लास्ट आदि ये सब क्या है? लोकप्रिय सर्च इंजन है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इसमें नेटस्केप होगा सबसे पुराना वेब ब्राउज़र। ए है 13 का ए। सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, वेब ब्राउज़र, ओके, ये लेटेस्ट है, नेटस्केप सबसे नया है। तो वेब ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में, मोज़ेक 1993 में, ओपेरा 2000 में और नेटस्केप 2007 में आया। नेटस्केप एक है, ये नेटस्केप वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है जो पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र था। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा सभी वेब ब्राउज़र है, जबकि हडूप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। हडूप जो है ना, ये हडूप प्रयोग किया जाता है बिग डाटा में। उसके जो डाटा होते हैं उसके प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे छांटने के लिए। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा सभी वेब ब्राउज़र। देखिए, वेब ब्राउज़र और इंटरनेट और सर्च इंजन में क्या अंतर है? वेब ब्राउज़र जो होता है ना, वेब ब्राउज़र एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और सर्च इंजन उसे सर्च करता है, खोजता है। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो MXL ये वेब ब्राउज़र नहीं है।
बाकी नेटस्केप नेविगेटर है, वेब ब्राउज़र, नेटसर्फ है, ओपेरा है, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र। XML एक सामान्य उपयोग की मार्कअप भाषा है, जबकि नेटस्केप नेविगेटर, नेटसर्फ, ओपेरा तीनों वेब ब्राउज़र हैं। XML एक सामान्य उपयोग की मार्कअप भाषा है। XML एक सामान्य उपयोग की मार्कअप भाषा है, जबकि नेटस्केप नेविगेटर, नेटसर्फ, ओपेरा तीनों वेब ब्राउज़र हैं। XML एक सामान्य उपयोग की मार्कअप भाषा है, जबकि नेटस्केप नेविगेटर, नेटसर्फ, ओपेरा तीनों वेब ब्राउज़र हैं। ओपेरा वेब ब्राउज़र है, नेटसर्फ भी है और एस्केप नेविगेटर, ये सब क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं। और क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो HTML नहीं है, बाकी क्रोम, सफारी, नेटस्केप नेविगेटर ये सब क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं। नेटस्केप नेविगेटर, सफारी व क्रोम वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, जबकि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रकार की भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट इमेज को कंपोज करने के लिए किया जाता है। नेटस्केप नेविगेटर, सफारी व क्रोम वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, जबकि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। एक प्रकार की भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट इमेज को कंपोज करने के लिए किया जाता है। सफारी एक वेब ब्राउज़र है। सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। एप्पल ने हाल ही में सफारी का नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया है। ब्राउज़र में नया नाइट्रो इंजन लगाया जाता है। एप्पल के अनुसार यह ब्राउज़र सबसे तेज़ है। क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती है। वेब ब्राउज़र क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती है। वेब ब्राउज़र क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को वेब ब्राउज़र द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती हैं। इंटरनेट का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने भी आपस में मिलकर तैयार किया है? विकिपीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? विकिपीडिया। विकिपीडिया 2001 में जिम्मी वेल्स और लैरी सिंगर के द्वारा शुरू किया गया। विकिपीडिया को 2001 में जिम्मी वेल्स और लैरी सिंगर के द्वारा शुरू किया गया। यह एक मुक्त वेब आधारित सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। दुनिया भर के लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 13 मिलियन लेख लिखे हैं। इसके लेखों को कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है। जिमी वेल्स और लैरी सिंगर किससे संबंधित हैं? विकिपीडिया से संबंधित हैं। जिमी वेल्स और लैरी सिंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया से। जिमी वेल्स और लैरी सिंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया से।
रेमंड रेमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? ईमेल। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? ईमेल का। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने ARPANET प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम का विकास किया था। यह पहली प्रणाली थी जो ARPANET से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच मेल भेजने में सक्षम थी। उन्होंने अपने होस्ट मशीन के नाम से उपयोगकर्ता के नाम को अलग अलग के लिए @ चिन्ह का इस्तेमाल किया। इस प्रणाली का उपयोग आज भी किया जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? वी शिवा अय्यादुरई ने किया। ईमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा अय्यादुरई ने किया। जब उन्होंने ये कारनामा किया तो 14 साल के थे। शिवा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में एक तमिल परिवार में हुआ था। 1982 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया। भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ईमेल से जुड़े हुए हैं, आविष्कार किया था इन्होंने। देखिए, भारतीय ईमेल के जनक तो शिवा अय्यादुरई और रे टॉमिल्सन जो थे ये रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन अमेरिकी कंप्यूटर थे। इन्होंने ईमेल प्रोग्राम का विकास किया था वैश्विक स्तर पे। और शिवा अय्यादुरई 1982 में। शिवा पे उन्हें 1982 में अमेरिकी सरकार उन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया। 1982 में शिवा अय्यादुरई। भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े थे? ईमेल से जुड़े थे। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluetar@mars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता है डोमेन नेम दर्शाएगा। डोमेन नेम bluetar@mars.org में mars.org डोमेन नेम को दर्शाता है। डोमेन नेम उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। डोमेन नेम उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। ब्लू स्टार यूज़र नेम को दर्शाता है। यूज़र नेम उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है और एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूज़र नेम का प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूज़र नेम का प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है। psharma@yahoo.com ये क्या है? ये ईमेल एड्रेस है। psharma.yahoo.com ईमेल एड्रेस है। ईमेल में @ के पहले वाला भाग यूज़र नेम जो उपयोग करेगा यूज़र नेम तथा @ के बाद डोमेन नेम को दर्शाता है। ईमेल एड्रेस की पहचान @ से होता है और डोमेन नेम होता है जो हमें ये पहचान दे रहा है। जो उपयोग करेगा यूज़र नेम है और जो डोमेन नेम है जो हमें ये खाता प्रदान कर रहा है उसका होता है। डोमेन नेम उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। डोमेन नेम किसका होता है? जो ईमेल खाता प्रदान करता है, डोमेन नेम है। यूज़र नेम जो यूज़ करता है। ईमेल पते का सही संरूप निम्नलिखित में से क्या है? sales@website.info, sales@website.info। ईमेल पते का सही रूप क्या है?
सही रूप है sales@website.info। ईमेल एड्रेस का सही रूप है xyz@gmail.com। अतः sales@website.info ईमेल पते का सही रूप है। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है स्पैम में। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है स्पैम में। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है स्पैम। अनपेक्षित ईमेल स्पैम होता है जो कंपनी या किसी वस्तु के प्रचार के लिए कंपनी द्वारा आता रहता है। इसमें वायरस भी हो सकता है। अनपेक्षित ईमेल स्पैम होता है जो कंपनी या किसी वस्तु के प्रचार के लिए कंपनी द्वारा आता रहता है। इसमें वायरस भी हो सकता है। अनपेक्षित ईमेल स्पैम होता है जो कंपनी या किसी वस्तु के प्रचार के लिए कंपनी द्वारा आता रहता है। इसमें वायरस भी हो सकता है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पैम। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर है। स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है और कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश स्पैम कहलाता है। यह अनसॉलिसिटेड तथा जंक ईमेल है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैम भेजने वाले स्पैमर को पकड़ना पाना कठिन होता है। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। जंक ईमेल क्या है? स्पैम है जंक ईमेल। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल स्पैमिंग। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल स्पैमिंग। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। ईमेल पते को दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम। भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा 11 फरवरी 1994 को शुरू की गई थी। भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा 11 फरवरी 1994 को शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का पता का भाग नहीं हो सकता है? स्पेस ईमेल में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। पीरियड हो सकता है, @ वही हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन स्पेस नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट की सहायता से सूचनाओं के आदान प्रदान का एक साधन है। इसमें प्रत्येक यूज़र का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। प्रत्येक यूज़र का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। किसी ईमेल एड्रेस में @ तथा अंडरस्कोर आदि भाग हो सकते हैं, परंतु स्पेस कभी नहीं हो सकता। ईमेल अटैचमेंट होता है दूसरे प्रोग्राम या एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। ईमेल अटैचमेंट दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। ईमेल अटैचमेंट ईमेल बॉक्स में दिया गया एक टूल है जिसके माध्यम से दूसरे प्रोग्राम से फाइल ब्राउज करके उसे ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जा सकता है। ईमेल अटैचमेंट ईमेल बॉक्स में दिया गया एक टूल है जिसके माध्यम से दूसरे प्रोग्राम से फाइल ब्राउज करके उसे ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल हैं।
टेक्स्ट फाइल भेज सकते हैं, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल सभी भेज सकते हैं। ईमेल अटैचमेंट के द्वारा उपरोक्त तीनों फाइलों टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल को भेजा सकता है ईमेल अटैचमेंट्स के द्वारा। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल के जन्मदाता हुए आर टॉमिल्सन हैं। ईमेल का गठन किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने किया था। निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? ये सभी हैं। हॉटमेल, याहू और रेडिफमेल, ये सभी निःशुल्क ईमेल सेवा हैं। हॉटमेल, रेडमेल, इंडिया टाइम, जीमेल, सीफी, मेल सिटी तथा याहू सभी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। हॉटमेल, रेडिफमेल, इंडिया टाइम, जीमेल, सीफी, मेल सिटी तथा याहू आदि सभी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ये सभी भेज सकते हैं। ग्राफिक्स भेज सकते हैं वीडियो मेल से, वीडियो मैसेज कर सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं। वीडियो मेल के द्वारा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मेल के माध्यम से वीडियो क्लिप, ग्राफिक्स, वीडियो मैसेज आदि को भेज सकता है। 30 दिन। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? 30 दिन तक रहेगा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहेगा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहेगा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहता है। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से है। डाउनलोडिंग म्यूजिक, चलचित्रों से ट्रेलर्स। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से हैं। ईमेलिंग जो होता है, ईमेलिंग इंटरनेट पर अधिकतम लोकप्रिय गतिविधि है। ईमेलिंग इंटरनेट पर अधिकतम लोकप्रिय गतिविधि है। ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है जिसके माध्यम से कंप्यूटर, ये तो जानते हैं यार। ईमेल है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ईमेल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को। ईमेल में संदेशों के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहते हैं। मेल बॉक्स में किसी के द्वारा भेजे गए मेल को इनबॉक्स में जाकर प्राप्त किया जाता है। इनकमिंग ईमेल संदेश कहाँ स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में। इनकमिंग मेल संदेश कहाँ स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में होते हैं इनकमिंग ईमेल संदेश इनबॉक्स में। IRC का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट रिले चैट। IRC का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट रिले चैट। IRC का तात्पर्य इंटरनेट रिले चैट है। IRC अर्थात इंटरनेट रिले चैट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो लिखित टेक्स्ट रूप में संप्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित है। IRC अर्थात इंटरनेट रिले चैट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो लिखित टेक्स्ट के रूप में संप्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित है।
चैटिंग है। चैटिंग इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। चैटिंग क्या है? इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। चैटिंग इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा ऐसे ही किसी दूसरे कंप्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के साथ बातचीत करने को ही चैटिंग कहा जाता है। टेलनेट सेवा के लिए एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। रिमोट लॉगिन। टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना तथा संसाधन का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे रिमोट लॉगिन कहते हैं। टेलनेट सेवा जो होता है ना, टेलनेट सेवा के लिए एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। रिमोट लॉगिन। टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना, संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे रिमोट लॉगिन कहते हैं। टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना तथा संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे रिमोट लॉगिन। मतलब आप अपने कंप्यूटर, किसी व्यक्ति के कंप्यूटर को दूसरी जगह पर बैठ करके उसका एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। टेलनेट का तात्पर्य है टेलीटाइप नेटवर्क। टेलनेट टेलीटाइप नेटवर्क कमांड होता है, यूज़र कमांड होता है जो TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करती है। इसकी मदद से रिमोट होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। यह कमांड प्रोटोकॉल टूल है जिसकी मदद से रिमोट सर्वर को नियंत्रित किया जाता है। टेलनेट का उपयोग आमतौर पर प्रोग्रामर करते हैं या वे लोग करते हैं जिनको होस्ट कंप्यूटर पर रखे हुए डाटा को एक्सेस करना होता है। निम्नलिखित का प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है। टेलनेट का निम्नलिखित का प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर को किसी दूर बैठे स्थान से ही उसे एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई भी सुधार कर सकता है, जोड़ सकता है। टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? यूजनेट। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? वो यूजनेट है। यूजनेट यूज़र नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह कार्य किया जाता है। इसमें यूज़र किसी भी टॉपिक पर अपने विचार देते हैं तथा दूसरे के विचार को पढ़ते हैं तथा इसमें कमेंट टिप्पणी देते हैं, जबकि टेलनेट बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट
ओरिएंटेड संप्रेषण संभव बनाता है तथा निकनेट नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क है जो भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ता है। इसमें यूज़र किसी भी टॉपिक पर अपने विचार देते हैं तथा दूसरे विचार को पढ़ते हैं। इंटरनेट यूजर्स के समूहों के लिए यूजनेट सर्विस सेवा सक्षम है। दिलचस्प या रुचि के कुछ सामान्य विषय पर विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट यूजर्स के समूहों के लिए यूजनेट सर्विस सेवा है। दिलचस्प या रुचि के कुछ सामान्य विषयों पर विचारों सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मतलब ये हुआ कि यूजनेट नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यूजनेट जो है ना, यूजर नेटवर्क का संक्षिप्त रूप। तो यह इंटरनेट आधारित एक व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह कार्य किया जाता है, जिसमें यूज़र किसी भी टॉपिक पर अपने विचार देते हैं तथा दूसरे के विचार को पढ़ते हैं, इसमें कमेंट देते हैं। जबकि टेलनेट बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड संप्रेषण संभव बनाता है तथा निकनेट नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क है जो भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ता है। इंटरनेट यूजर्स के समूहों के लिए यूजनेट सर्विस है। ये हो गया था वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ष 1989 में किया गया था। www पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तथा TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में किया गया था। W3 पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। W3 वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक इसके द्वारा टिम बर्नर्स-ली 1989 में। टिम बर्नर्स-ली 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली 1989 में। rediff.com www.rediff.com है वेबसाइट है। वेबसाइट इंटरनेट पर एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने से संबंधित सूचना को स्थापित करता है। प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसने URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। प्रत्येक URL का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार का होता है: w3.ncsi.ernet.in। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। W3 वेब सेवा है तथा शेष पता है, अतः स्पष्ट है कि W3 rediff.com एक वाणिज्यिक वेबसाइट है क्योंकि .com कमर्शियल वेबसाइट होता है। W3 preamble.com HTTP चिन्हित अंश क्या है? ये पूर्व संधि है। HTTP www preamble में चिन्हित पूर्व संधि है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऐसा नियम विधि है जो हाइपरटेक्स्ट डेटा संचरण के लिए आवश्यक है।
वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करते हैं। HTTP प्रोटोकॉल होना आवश्यक है। अन्य प्रकार के सर्वर के लिए अन्य प्रकार के प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, जैसे FTP सर्वर .ftp। इनमें से विषम चयन करें। विषम HTML है, बाकी साइबर स्पेस, इंटरनेट, www ये सब जो है ना इंटरनेट से संबंधित हैं। साइबर स्पेस, इंटरनेट, www नेटवर्क संबंधित है, जबकि HTML एक कंप्यूटर भाषा है। साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस संगणक नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं। साइबर स्पेस संगणक नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट प्राप्त करने की प्रणाली है। HTML यह वेब पृष्ठों के लिए प्रमुख मार्कअप भाषा है। यह किसी दस्तावेज में टेक्स्ट आधारित जानकारी की संरचना को निर्धारित करता है, जिसे वेब भी कहते हैं, में लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब ऑनलाइन सामग्री का एक नेटवर्क है जिसे HTML में स्वरूपित किया गया है और HTTP के द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें लाखों पेज, चित्र, वीडियो और अन्य सामग्री हैं, जिसे वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब ऑनलाइन सामग्री का एक नेटवर्क है जिसे HTML में स्वरूपित किया गया है, HTTP के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें लाखों पेज, चित्र, वीडियो और अन्य सामग्री हैं जिससे वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? पाठ, चित्र, ध्वनि होती है वर्ल्ड वाइड वेब में। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? पाठ, चित्र, ध्वनि। समांतर W3 पेजेस विकसित होते हैं HTML। समांतर W3 पेज विकसित होते हैं HTML। वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है W3 है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। W3 इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। W3 एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे को जोड़ा जाता है। W3 पर समाहित पेज वेब पेज कहलाते हैं। ये वेब पेज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रोग्राम को HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है कहलाता है वेब पेज। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है कहलाता है वेब पेज। प्रोग्राम जो HTML फाइलों तथा पृष्ठों को सर्व करता है वेब पेज कहलाता है। वेब पेज HTML का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह स्थान जहां ये वेब पेज संग्रहित होते हैं
वेबसाइट कहलाता है। प्रत्येक वेबसाइट पर प्रथम पृष्ठ जो उसके अंदर स्थित सूचनाओं को सूची प्रदान करता है होम पेज कहलाता है। इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। ASP एक्टिव सर्वर पेज का संक्षिप्त रूप है। इसमें था कि इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। ASP एक्टिव सर्वर पेज का संक्षिप्त रूप है। ASP एक वेब पेज को बनाने के लिए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। यह कंप्यूटर कोड को इंटरनेट सर्वर द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए इनेबल करता है। ASP का उपयोग इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वेब पेज पर डाटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से की जाती है। फॉर्म्स एक डाटा एंट्री वेबसाइट जिसे एक फॉर्म साइट भी कहा जाता है वेब पर एक पृष्ठ है जो उपयोगकर्ताओं को कुछ प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। वेब पेज पर डाटा एंट्री फॉर्म्स के प्रयोग से की जाती है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? ये सभी है www, HTTP, ईमेल इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित और व्यावसायिक सेवा है। इंटरनेट पर वेब पेज से संपर्क करने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है तथा ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों का संप्रेषण है। इंटरनेट का पर्याय क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का पर्याय क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह है दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। इंटरनेट के क्षेत्र में W3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। इंटरनेट के क्षेत्र में W3 का उपयोग किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। कंप्यूटर के संबंध में W3 का विस्तार क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। W3 का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को कहते हैं होम पेज। FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफ़र की सुविधा देता है और इस सुविधा है ये, इसके उपयोग से हम वेबसाइट पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटर द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा का स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं के समूह का प्रोटोकॉल है FTP।
एफटीपी का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य पर डाटा को अपलोड या डाउनलोड करना। एफटीपी का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। एफटीपी का इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य पर डाटा को अपलोड या डाउनलोड करना होता है। एफटीपी का प्रयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य पर डाटा को अपलोड या डाउनलोड करना। वेब ब्राउज़र नहीं है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? एफटीपी। एफटीपी वेब ब्राउज़र नहीं है। क्रोम है, मैक वेब है, फायरफॉक्स है, ये सब हैं वेब ब्राउज़र। एफटीपी एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर पर फाइल को सर्वर और क्लाइंट के बीच ट्रांसफ़र करने में प्रयोग होता है। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ई गवर्नेंस कहा जाता है। शासन द्वारा कंप्यूटर के प्रयोग में ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई का अर्थ होता है इंटरनेट एवं गवर्नर का अर्थ है सरकार। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? ये सभी तो इंटरनेट सेवाएं ई सर्विस हैं, सभी ई सर्विस हैं। ई व्यापार का अर्थ होता है इंटरनेट व्यापार। फ्लिपकार्ट किस प्रकार के वेबसाइट का उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट की सहायता से उत्पादन एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। इंटरनेट की सहायता से उत्पादन एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स होता है। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव है ई कॉमर्स में। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों को खरीदना बिक्री करना संभव है ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्याओं में अवयवों की आवश्यकता होती है। 7। ई कॉमर्स में 7 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। पहला, सप्लायर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। दूसरा, गोदाम का संचालन। तीसरा, भेजना और रिटर्न करना। चौथा, ग्राहक संबंध। पांचवा, ई कॉमर्स कैटलॉग और उत्पादन डिस्प्ले। छठा, विपणन और वफादारी कार्यक्रम। सातवां, शोरूम और ऑफलाइन खरीद। छठा है विपणन और वफादारी कार्यक्रम। सातवां है शोरूम और ऑफलाइन खरीदारी। ई कॉमर्स में 7 महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से? सप्लायर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, गोदाम का संचालन, भेजना और रिटर्न, ग्राहक संबंध, ई कॉमर्स कैटलॉग और उत्पाद डिस्प्ले, विपणन और वफादारी कार्यक्रम, 7 शोरूम और ऑफलाइन खरीदारी। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? IMPS कहते हैं मोबाइल जरिए धनराशि के अंतरण को। तत्काल भुगतान सेवा मोबाइल फोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है। यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है।
इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2010 को हुई है। इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह भारत सरकार द्वारा सबसे बढ़ावा दिया गया रहा है। इंटरनेट बैंकिंग एक प्रकार है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2010 को हुई है। इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। वर्तमान भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? IMPS कहा जाता है। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। NEFT और RTGS क्या है? NEFT RTGS ये बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक में हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सेवा का प्रयोग देश के भीतर पैसा हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। और स्विफ्ट जो होता है ना, विदेशों में धन भेजने के लिए होता है स्विफ्ट। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? इसमें CC एवेन्यू। कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? सॉरी, इनसाइट नहीं है। ऑनसाइट पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है, इनसाइट नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है, इनसाइट तब क्या है? पेपल है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण है। CC एवेन्यू है और साइट्रस है, ये सब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग तकनीकी है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देती है? मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग ऐसी तकनीकी है जिसमें हम मोबाइल से अपने बैंक खातों को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूर संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में सम्मिलित होते हैं 3। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग मॉनिटर, कैमरा और माइक्रोफोन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में सम्मिलित होते हैं 3। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग मॉनिटर, कैमरा, माइक्रोफोन। मॉनिटर, कैमरा और माइक्रोफोन। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? ये वेब कैमरा होता है। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छोटा डिजिटल कैमरा ये वेब कैमरा है। 78 का सी।
तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है हैंगआउट। हैंगआउट तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है। हैंगआउट तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है। गोफर उपयोगी होता है उस विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में। गोफर उपयोगी होता है। गोफर उपयोगी होता है विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में। विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में गोफर का उपयोग किया जाता है। गोफर ऐसी प्रणाली है जिसमें इंटरनेट सर्वरों पर फाइल दिखाने और संयोजित करने के लिए विश्वव्यापी वेब की तारीख दी जाती है। गोफर अपने वर्ण विषयों को श्रेणीबद्ध सूची के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्लॉग शब्द को दो शब्दों में संयोजन है। वेबलॉग। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वेबलॉग। ब्लॉग शब्द दो शब्दों के वेबलॉग। ब्लॉग शब्द दो शब्दों वेबलॉग का संयोजन है। सामान्यतः ब्लॉग एक वेबसाइट को कहा जाता है जहां किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा नियमित लेखों को अद्यतन किया जाता है। इंटरनेट से संबंधित शब्दावली। इंटरनेट पर लेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? URL देता है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग पता होता है। यह केस सेंसिटिव होता है, अतः URL टाइप करते समय बड़े तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। URL जो होता है यह केस सेंसिटिव होता है। और इंटरनेट पर प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? URL देता है। किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग पता होता है। यह केस सेंसिटिव होता है। URL टाइप करते समय बड़े तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार रूप क्या है? URL यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर स्कीम जो www ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं वो एड्रेसिंग होते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक एड्रेसिंग स्कीम है जो W3 ब्राउज़र्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक एड्रेसिंग स्कीम है जो W3 ब्राउज़र्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक एड्रेसिंग स्कीम है जो W3 ब्राउज़र्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। वेब पेज पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है URL। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है URL। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरे साइट के मेन पेज को URL पहचानता है। URL इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता है। उपलब्ध सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है, जैसे HTTP W3 google.com में HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वेब पर google.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेट पर किसी संसाधन का पता कहलाता है URL। नेट पर किसी संसाधन का पता कहलाता है URL।
URL HTTP W3 में HTTP होता है प्रोटोकॉल। वेबसाइट एड्रेस URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट की पहचान स्थापित करता है। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान स्थापित करता है। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान स्थापित करता है। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान स्थापित करता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है हरा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विभिन्न कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह है, जबकि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त भाषा है, जिसमें हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में किया जाता है। HTTP का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS है, यह डाटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। HTTPS के बारे में सत्य नहीं है कह रहा है, ध्यान से पढ़ते नहीं है। सही क्या है? यह एप्लीकेशन लेवल पर डाटा को कोडीकृत करता है। सही है। यह पोर्ट संख्या 443 का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सही है। HTTPS पूर्ण नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। इस पोर्ट संख्या में 443 है। यह डाटा को एप्लीकेशन लेवल पर कोडीकृत करता है, जबकि HTTP डाटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। HTTPS जो होता है, इसकी पोर्ट संख्या 443 है। यह डाटा को एप्लीकेशन लेवल पर कोडीकृत करता है। डाटा को एप्लीकेशन लेवल पर कोडीकृत करता है, जबकि HTTP डाटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। HTTPS होता है ना, डाटा को एप्लीकेशन लेवल पर कोडीकृत करता है, जबकि HTTP डाटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। ध्यान दीजिएगा। HTTPS का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। HTTP W3 PrenHall.com इस URL में HTTP चिन्हित अंश क्या है? ट्रांसफ़र नियमावली है। HTTP इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेजों के प्रसारण को निर्धारण करता है। हाइपरटेक्स्ट का डेड नेल्सन द्वारा आविष्कार किया गया। हाइपरटेक्स्ट का ना डेड नेल्सन द्वारा आविष्कार किया गया। थियोडोर
डेट नील्सन सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और अमेरिका के अग्रणी समाजशास्त्री थे। 1963 में हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया शब्द को गढ़ा। 1965 में प्रकाशित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका आविष्कार टेड नील्सन ने सन 1965 में किया था, जबकि TCP MIP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTTP शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP शब्द निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? HTTP निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग W3 द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने के लिए किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का W3 द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने में किया जाता है।